नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टूडेंट टॉक्स में। देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप्स कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं और उन क्वेश्चंस से हम देखते हैं कि उन क्वेश्चंस के द्वारा हम टॉपिक को और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, केवल सवाल हल करना अपना मकसद नहीं है। अपना मकसद है कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा क्लियर हो, हमारा विजन क्लियर हो मैथ्स को लेकर। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सवाल नंबर जो है 11, एक सीरीज जो अपनी चल रही है उसमें मैंने 10 सवाल करवाए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, और अब मैं 6 सवाल और करवाने वाला हूँ। तो अभी 6 सवाल देखिए किस तरीके से हैं। पहला है 4 - y स्क्वायर में बहुपद की घात लिखिए। बहुपद की घात किसे कहते हैं? किसी भी बहुपद में किसी चर की अधिकतम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। अब यहाँ पर तो एक ही चर है y, और y की घात कितनी है 2। तो इसका मतलब यहाँ पर बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ 4 - y स्क्वायर में बहुपद की घात बराबर 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिंदु को परिभाषित कीजिए। छोटी क्लास में बिंदु की जो परिभाषा होती है वह यह होती है कि किसी पेंसिल या पेन की नोक को किसी समतल पर लगाने पर जो आकृति बनती है उसे हम बिंदु कहते हैं। जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हम बिंदु को और समझते हैं। तो बिंदु की जो परिभाषा कक्षा 9th में आती है वह है कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। इस बात को आप किस तरीके से समझेंगे? कि न तो बिंदु की मोटाई होती है, न लंबाई होती है, और ना ही चौड़ाई होती है। बिंदु का कोई भाग नहीं होता है और बिंदु का कोई भी क्षेत्रफल नहीं होता है। ठीक है, और इसके अलावा एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, चलिए x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक रेखिक कोण युग्म बन रहा है। रेखिक कोण युग्म किसे कहते हैं? जब किसी एक उपनिष्ठ बिंदु के विपरीत दिशाओं में दो किरणें निकलें और उनके बीच से कोई किरण निकले तो दोनों तरफ दो कोण बनते हैं, और इन दोनों कोण होते हैं वो परस्पर संपूरक होते हैं। मतलब उन दोनों का जोड़ 180 होता है। तो ये देखिए, ये जो पूरा है इस पूरे का जोड़ 180 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण MOP प्लस कोण PON। कोण को किस तरीके से लिखते हैं? MOP, ये कोण बीच में आएगा MOP, और कोण PON, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? ये है रैखिक कोण युग्म। रैखिक कोण युग्म। ठीक है, लिख लेते हैं। कोण MOP का मान क्या है? वो तो x है, और PON का मान कितना है? 37 डिग्री। 37 को मैं उधर भेज देता हूँ। तो जो x की वैल्यू आ गई है वह आ गई है हमारे पास 143। ओके, अगला सवाल देखते हैं। 125 की घात -1/3 का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि ऋणात्मक घात को हल करना मुश्किल है, तो हम उसको हम बदल देते हैं। जो घातों के नियम हैं, घातांकों के जो नियम, उनमें से एक नियम ये है कि यदि घात ऊपर है तो उसे हम हर में लेके आएंगे, तो जो घात ऋणात्मक है वह धनात्मक हो जाएगी। तो यहाँ पर घात हो गई है 1/3। अब 125 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, तो 125 में सबसे पहले 5 का भाग दिया। 125 में 2 का भाग नहीं जाता। ठीक है, इकाई का अंक इसका 5 है। फिर इसमें हम भाग देंगे 3 का। 3 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि अंकों का जोड़ जो है वो आ रहा है 8। 3 से भाजकता का नियम यह होता है कि यदि किसी संख्या के अंकों के जोड़ में 3 का भाग जाता है तो संख्या में 3 का भाग जाता है। इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा। इकाई का अंक 5 है तो इसमें 5 का भाग चला जाएगा। फिर हम 25 आया, फिर 25 में 5 का भाग दिया, 5 बार गया, फिर 5 का भाग दिया, 1 बार गया। तो 125 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो आया 5 × 5 × 5। तो हम इसको इसी रूप में लिख देंगे 1/5 × 5 × 5 की घात 1/3। ठीक है, अब और कैसे लिखते हैं? 1/5 की घात 3, 5 3 बार है ना, 5 की घात 3 की घात 1/3 बराबर 1/5। घातों के नियम से जब घात के ऊपर घात हो तो घातें परस्पर गुणा होती है। 3 से 3 कट जाएगा, यह आ जाएगा 1/5।
तो 125 की घात माइनस 1/3 का उत्तर हो गया है 1/5। इसको हम और सॉल्व करने के लिए 5 की घात -1 भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बिंदु जिसके वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, इसके केंद्र से किसी बिंदु की दूरी त्रिज्या से अधिक है, मतलब त्रिज्या से ज़्यादा है। तो त्रिज्या से ज़्यादा इसका मतलब वो बिंदु कहाँ है, बाहर की तरफ। बाहर वाले भाग को गणित की भाषा में हम कहेंगे बहिर्भाग। तो यहाँ जो रिक्त स्थान है उसमें एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के बहिर्भाग में स्थित होता है। वो उसके अंतर्भाग में नहीं होता, अभ्यंतर में नहीं होता, वो उसके बहिर्भाग में स्थित होता है। और आरएचएस कसौटी को हम लिख लेते हैं। आरएचएस कसौटी को हिंदी में कहते हैं समकोण कर्ण भुजा गुणधर्म। समकोण, आर फॉर राइट एंगल, हाइपोटेनस, कर्ण, एच फॉर साइड, गुणधर्म लिख लेते हैं। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं यदि किसी समकोण त्रिभुज की, क्योंकि समकोण त्रिभुज की बात चल रही ना, यदि किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा और एक कर्ण, देखिए क्या नाम है, समकोण कर्ण भुजा नियम। तो समकोण है तो दोनों में समकोण तो आएगा ही, तो इसलिए समकोण बोल दिया इन्होंने। दूसरा भुजा बोल दिया, और तीसरा क्या बोल दिया, कर्ण। और एक कर्ण दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण एवं संगत भुजा के बराबर हो, कर्ण एवं संगत भुजा के बराबर हो, या इसको हम ये लिखें दूसरे समकोण त्रिभुज के संगत भुजा, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले भुजा लिखा है तो यहाँ पे भुजा ही लिखना पड़ेगा। दूसरे समकोण त्रिभुज के संगत भुजा एवं कर्ण के बराबर हो तो जो दोनों त्रिभुज होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। टॉपिक और क्लियर करने के लिए हम आरएचएस सर्वांग क्षमता कसौटी के ऊपर पूरी बात करेंगे। बाकी टॉपिक इजी हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियोस को लाइक करते रहें अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें और कुछ आप कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट दें, पॉजिटिव कमेंट्स। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।